Hello my dear students, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So ये वीडियो आपके MPSC 001 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को MPSC 001 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। सेम उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम इन इंग्लिश इनको डिस्कस करेंगे। सेम वीडियो हिंदी में आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज करके आप अपने MPSC 001 के लिए गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड वो मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको YouTube क्लासेस का फ्री PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं और वहाँ से जो है आप अपने फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं MPSC 001 की एक मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आऊँगी। आप सभी को उस क्लास में हमारे साथ ज़रूर जुड़ना है, बिकॉज उस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूँगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जो भी मेरे पुराने वीडियोस हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप उन्हें भी ज़रूर देखिए और मैराथन क्लास का वेट कीजिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो 80% हमारे चैनल से ही हो जाएगी। सो गाइज, अभी जो मेरा पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखो, एग्ज़ाम के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी रही है ना, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हो, इंदिरा गांधी के टाइम पे हो, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो जो कि मैंने जून 2024 में बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे आप जवाहरलाल नेहरू वाला जो क्वेश्चन है वहाँ से कवर कर लो। और यहाँ पे अभी हम इंदिरा गांधी के टेन्योर में जो हमारे मेन अचीवमेंट्स थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो एक अचीवमेंट था वो ये था कि इंडो सोवियत ट्रीटी। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि 1971 का जो टाइम था वो कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। तो उस टाइम पे जो इंडिया है, उस टाइम इंदिरा गांधी ने क्या करा कि एक अलायंस बनाया USSR के साथ, उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन था, ताकि हमें वहाँ से एक तो मिलिट्री सपोर्ट मिल सके और दूसरा हमें उनका जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिल सके। इस वजह से उन्होंने ये अलायंस, ये ट्रीटी की थी। और साथ ही साथ क्योंकि उस टाइम पे जो एक बैलेंस ऑफ पावर बना था, बिकॉज US, पाकिस्तान, चाइना एक्सिस हो गया था, तो हमें भी कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ना था ताकि हम एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर सकें। और इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पता है क्या है, बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो 1971 में हुई थी वो इंदिरा गांधी के टेन्योर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी किसी प्रधानमंत्री के जीवन काल में कोई वॉर हो जाती है ना तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने जब ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में सपोर्ट किया बांग्लादेश को हमने, तो उसकी वजह से बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से मुक्त हो पाया था। और यहाँ से जो हम देखते हैं कि इंडिया का जो रीजनल साउथ एशिया में इंडिया का जो ये रीजनल पावर स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है ना। देन हमारा होता है शिमला एग्रीमेंट, जो कि पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे डिस्प्यूट चल रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर, तो LOC वगैरह के जो डिस्प्यूट्स थे वो शिमला एग्रीमेंट में वो सॉल्व होते हैं। 1971 के बाद हमने पीस को भी प्रमोट किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने जो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट है जो कि हमने 1974 में पोखरण में किया था, वो भी इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान ही हुआ था, जिससे कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल स्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो पाई थी। उसके अलावा इंदिरा गांधी जी ने भी जवाहरलाल नेहरू की तरह नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उसके अंदर लीडरशिप को संभाला था। डीकोलोनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट को वो सपोर्ट करती थी, साथ ही साथ वो ग्लोबल साउथ कॉपरेशन को भी सपोर्ट करती थी। एंड जब हम बात करते हैं इंडियन ओशन की, तो वहाँ पर भी जो सुपर पावर्स वहाँ पे मिलिट्राइजेशन कर रहे थे उसको इंदिरा गांधी जी ने अपोज किया। एंड रीजनल सोवर्निटी की उन्होंने बात की कि हमें भी संप्रभुता चाहिए। ठीक है, अफ्रीका और साउथ एशिया के साथ हमारे रिलेशंस उस टाइम पे डेवलप हुए। उन्होंने एंटी अपार्थीड और डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया। साथ ही साथ आसियान और अफ्रीकन नेशंस के साथ भी जो हमारी टाइज हैं उन्हें उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया था। इस एक तरीके से पूरा ओवरऑल हमारा जो रिलेशन है वेस्ट के साथ भी बैलेंस हो पाया और हमारी जो टाइज है वो US के साथ भी स्ट्रॉन्ग हुई। ओवरऑल आपने ये सारे पॉइंट्स को यूज़ करके अपना एक डिटेल्ड आंसर क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या हमारे मेन अचीवमेंट्स रहे हैं। ठीक है गाइस, उसके अलावा जो बाकी अगर आपको पूरा डिटेल्ड आंसर चाहिए तो वो आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। अब गाइस देखो, फीचर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी जो है इंडिया की,
ठीक है। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को केवल जब ही यूज़ करेगा जब कोई दूसरा उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है। ठीक है, हम खुद से नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, यानी कि हम खुद से कभी किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक पहले नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो न्यूक्लियर वेपन रखने का काम है वो सिर्फ ये है कि हम डेटरेंस कर सकें। डेटरेंस का मतलब ये होता है कि सिर्फ दूसरों को डराने के लिए कि जो एनिमीज़ हैं वो हमसे डरें, और न्यूक्लियर डिसीजंस जो है वो इलेक्टेड जो लीडर्स हैं वो लेंगे, ना कि आर्मी लेगी। ठीक है, देखो कभी कभी जो आर्मी होती है ना वो हार्श डिसीजन ले लेती है। तो इस वजह से हमारी पॉलिसी का एक और जो मेन पॉइंट है वो बस यही है कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उस पर सिविलियन कंट्रोल रहेगा। जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं वो न्यूक्लियर डिसीजंस को लेंगे, ना कि आर्मी लेगी। हम पीसफुली उसको यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, मेडिसिन, फार्मिंग, ये सब हम करेंगे। इंडिया फाइंड एनपीटी अनफेयर एंड सपोर्ट इक्वल राइट फॉर ऑल कंट्री। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो एनपीटी को जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको इंडिया अनफेयर बोलता है, और इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स, हर कोई देश ना न्यूक्लियर वेपन्स के बिना ही रहे, और जो है हम न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च, हमारे पास लैंड, एयर, सी, हर जगह से हम अपने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च भी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको इंडिया का जो अफ्रीका के साथ ट्रेड है उसके बारे में बताना है कि इंडियन अफ्रीकन ट्रेड में क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा अफ्रीका के साथ जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इंडियन ओशन रूट्स के द्वारा जो है हमने इस ट्रेड को पूरा फॉलो किया था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस भी हमारे जो है उनके साथ स्ट्रॉन्ग है कॉलोनियल पीरियड से, क्योंकि हम भी जो है गुलाम थे और वो भी गुलाम थे। एंड ट्रेड ग्रोथ हुई है हमारी 1990s के बाद। हम देखते हैं कि जो ट्रेड है उसमें धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, अराउंड 90 बिलियन हमारा ट्रेड पहुंचा। जो मेन चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स, टेक्सटाइल, ये सारा हमारा मेन एक्सपोर्ट होता है। और इम्पोर्ट की हम बात करें तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, कोल, मिनरल, ये सब हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। जो भी हमारे अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं उसमें है नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, केन्या, इन सब के साथ जो है हम ट्रेड करते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में आप बताएंगे जिसमें इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम है। ये सारी जो हमारी स्कीम्स हैं, ये इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया और अफ्रीका के ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रेड है दोनों के लिए मतलब अफ्रीका जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अफ्रीका में हमें मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और वहाँ पे कंज्यूमर मार्केट भी ग्रो हो रहा है। अफ्रीका एक तरीके का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है। ओवरऑल जो है एक बैलेंस भी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि चाइना का भी प्रेजेंस है अफ्रीका के अंदर। बट क्या हमें वहाँ पे व्यापार में चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है? तो उसमें पता है क्या है, देखो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ अफ्रीकन रीजन्स में, और अफ्रीका में थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कंपटीशन हमें चाइना से फेस करना पड़ रहा है, और व्यापार में कुछ बैरियर्स हैं जिसकी वजह से कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब गाइज आपको सिर्फ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब मेरी मैराथन क्लास आएगी MPSC 001 की या रिवीजन क्लास जो भी आएगी, आप लोगों को उसे ज़रूर देखना है। वहाँ पे मैं आपके जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और भी बाकी के जो रह चुके हैं उन सबको कवर करने वाली हूँ।